छात्रों, आज हम दूसरी इकाई में ये जो पहली कविता है धरती का आंगन महके, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित लिखित यह कविता है, उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। इनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी इन्होंने की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। इनकी प्रमुख कृतियाँ अर्चनांजलि, मंगलपद, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, यह कविता संग्रह आदि प्रसिद्ध है। यह जो विधा है इस कविता की, तो नई कविता यह विधा है। तो प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। तो देखेंगे इस बात को उन्होंने इस कविता के माध्यम से किस प्रकार से समझाने की कोशिश की है। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से भरी हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ शलाका मन सुंदरता आकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो देखिए इस कविता में कवि कहते हैं कि पहली जो दो पंक्तियां हैं तो उसमें कवि कहते हैं कि धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। तो कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले, यानी धरती को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। आगे वह कहते हैं, आगे की दो पंक्तियों में, अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। तो मनुष्य जो आशा करे, अभिलाषा, आशा, इच्छा, तो जो भी उसकी अभिलाषाएं इच्छाएं हो वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने यह इच्छा जो है उनकी व्यक्त की है। आगे वह कहते हैं कि शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। तो सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से भी हरी भरी और सज्ज हो। आगे वह कहते हैं, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। तो कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, लेकिन मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुँचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए
न करे। तो देखिए उनका कहना है कि विज्ञान का जो उपयोग है, इस्तेमाल जो है, तो वह अच्छे कार्य के लिए ही करे। जैसे चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर वह सफलतापूर्वक पहुँचे, विज्ञान से वह निरंतर प्रगति करे और इस प्रकार से अच्छे कामों के लिए, यानी विध्वंसक कार्य के लिए नहीं, तो एक प्रकार से प्रगति के लिए वह विज्ञान का इस्तेमाल करे। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। तो देखिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो, ऐसी इच्छा यहाँ पर कवि ने व्यक्त की है। आगे वह कहते हैं, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटरबंद मन की गहराई मापता। तो हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। तो इस प्रकार से इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का व्यवहार हमें करना है। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करे। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्य तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण तो है ही, इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़ यानी एक प्रकार से स्पर्धा जो है। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि विज्ञान का इस्तेमाल या विज्ञान का जो उपयोग जो है वह हम शस्त्र अस्त्रों का निर्माण करने में ही न लगाए, तो एक प्रकार से प्रगति करने में उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। शलाका यानी सलाई, मेधा बुद्धि, आंकना अंदाज लगाना, मूल्य बताना, पैमाना नाप तौल मापदंड, वसुधा अवृत्त ढका लौटाया हुआ, और वसुधा धरती अवनी धरा। सूचना के अनुसार आपको कृतियाँ करने के लिए कहा, कवि की अपेक्षाएं क्या क्या हैं ये यहाँ पर आपको लिखने हैं। और मेधा की ऊंचाई नापेगा कौन, तो हम सब मिलकर करे, क्या करे, तो ये यहाँ आपको जवाब लिखने हैं। धरती का आंगन इनसे महके, तो किन से महके, धरती का श्रृंगार इनसे होगा, किन से होगा। मानव अंतरिक्ष यान में यहाँ पहुँचा है, कहाँ कहाँ पहुँचा है ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद भाषा बिंदु जो है, तो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं तथा उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे शरीर यानी तन है, मनुष्य, मानव, पृथ्वी, धरा जो भी हैं और अन्य शब्द, तो वह आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं और उन शब्दों का आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे सर्वनाम यानी मैं, हम, तू, तुम, ये जो है ये सर्वनाम हैं, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के बदले जो आते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे आपको उपयोजित लेखन के लिए विषय दिया गया है। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखने के लिए आपको कहा गया है। और इस कविता से आपने क्या समझा, मैंने समझा, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और स्वयं अध्ययन के लिए प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करनी है आपको, और विशेष कलाकृतियों की सूची भी आपको बनानी है। तो शिल्पकला संबंधी जानकारी आप यहाँ ढूंढ सकते हो।
अंतर्जाल से यानी नेट से, और फिर उसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर और भी शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को भी आप देख सकते हो। शिल्पकला यानी हस्तकौशल जो है, तो यहाँ पर जो है आपको सवाल भी स्वमत अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है। विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। तो आज मनुष्य विनाश के कगार पर खड़ा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज वह भयानक और कठिन से कठिन अस्त्र शस्त्रों की होड़ में लगा है। यानी किसी देश ने अगर कोई अस्त्र शस्त्र बनाए तो उनसे बढ़कर अस्त्र शस्त्र बनाने में दूसरा देश लग जाता है, और किस प्रकार से वह उसे आगे बढ़े, तो इस प्रकार की होड़ जो है वह इन देशों में लगी हुई है। तो अपनी अपार शक्ति का परिचय देने के लिए अणुबम, परमाणु बम आदि बना रहा है। विश्व के अनेक शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे पर और निर्बल राष्ट्रों को अपने अधीन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसलिए आज विश्व शांति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विश्व शांति कैसे स्थापित हो, यह एक विचारणीय प्रश्न हो गया है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है भाईचारे की भावना। भाईचारा, मेल मिलाप की भावना और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति की दिशा में महान कदम और सार्थक कार्य होगा। परस्पर दुख सुख की भावना और कल्याण की भावना विश्व शांति के लिए ठोस कदम होगा। तो इस प्रकार से हमें विचार करना होगा। विश्व शांति यानी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में किस प्रकार से शांति प्रस्थापित हो सके, तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, न कि एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे पर कब्जा करने में। तो ये जो विचार हैं, इन विचारों को हमें एक प्रकार से मोड़ दे देना है, और एक दूसरे के प्रति प्रेम, सदाचार, भाईचारे की भावना से हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे के कल्याण और हित के बारे में सोचते हुए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। आगे आपको और विषय दिया है, छाते की आत्मकथा। इस विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए, निबंध लिखते समय अगर आपको कोई आत्मकथन पर विषय दिया जाता है, तो उस समय आपको यह कल्पना करनी होती है कि जैसे कि वह चीज़ जो है वह खुद बोल रही है और अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में वह बता रही है। तो यहाँ पर जैसे छाता, तो जैसे शुरुआत आपको करनी होगी, मैं एक छाता हूँ, और यह करते हुए उसके अनुभव जो है, उसका जीवन चरित्र जो है वह अपने मुंह से हमारे सामने रखता है। तो आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ, इस प्रकार से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो देखेंगे हम यह निबंध किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप अपने मन से उसे लिख सकते हैं, खाली यहाँ आपको यह एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है। मैं एक छाता हूँ, आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ। मेरा जन्म दिल्ली के एक कारखाने में हुआ था। कई कारीगरों ने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया था। जब मैं बनकर तैयार हुआ, मेरा रंग रूप देखने लायक था। मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भी थे। कुछ रंग बिरंगी थे, कुछ केवल एक रंग के। हम सबको लाकर एक दुकान में कांच की अलमारी में सजा दिया गया। कुछ दिन बाद वहीं बैठे बैठे मैंने बड़ी तेज गड़गड़ाहट सुनी। घने बादल घिर आए, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय एक लड़की दुकान में आई। दुकानदार ने उसके कहने पर मुझे और कई साथियों को खोलकर दिखाया। उसे मेरा रंग पसंद आया और उसने मुझे खरीद लिया। लड़की मुझे लेकर बाहर आई ही थी कि आसमान से पानी की बूंदें बरसने लगी। उसने मुझे खोलकर अपने सिर पर तान लिया। बारिश अभी भी हो रही थी, पर वह नहीं भीग रही थी। लड़की बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं उसे खुशी दे सका था। लड़की मेरी बहुत देखभाल करती थी, सदा अपने साथ अपने बैग में रखती है। जहाँ भी जाती है मुझे साथ लेकर जाती है। मैं अपनी स्थिति से एकदम संतुष्ट हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था
मैं उसे पूरा जो कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। और जो भी स्वाध्याय के लिए आपको सवाल दिए गए हैं, जैसे समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं आपको उदाहरण के तौर पर, लेकिन इन्हीं का आपको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, अपने मन से वाक्य में प्रयोग करना है। सर्वनाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उस प्रकार से मैं है तो मैं कल महाबलेश्वर जाऊँगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मैं जैसे मैं कल पढ़ाई करूँगा। तो इस प्रकार से आप दूसरा वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते हैं। इसी वाक्य को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने मन से आपको लिखना है। और सभी ने स्वाध्याय जो है वह पूर्ण करते हुए व्हाट्सएप पे भेजना है। छात्रों, आज हम दूसरी इकाई में ये जो पहली कविता है, धरती का आंगन महके, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित लिखित यह कविता है, उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। इनका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी इन्होंने की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। इनकी प्रमुख कृतियाँ अर्चनांजलि, मंगलपद, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, यह कविता संग्रह आदि प्रसिद्ध है। यह जो विधा है इस कविता की, तो नई कविता यह विधा है। तो प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। तो देखेंगे इस बात को उन्होंने इस कविता के माध्यम से किस प्रकार से समझाने की कोशिश की है। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से भरी हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो देखिए इस कविता में कवि कहते हैं कि पहली जो 2 पंक्तियां हैं, तो उसमें कवि कहते हैं कि धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। तो कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले, यानी धरती को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। आगे वह कहते हैं, आगे की 2 पंक्तियों में, अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। तो मनुष्य जो आशा करे, अभिलाषा, आशा, इच्छा, तो जो भी उसकी अभिलाषाएं इच्छाएं हो वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय
बना रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने यह इच्छा जो है उनकी व्यक्त की है। आगे वह कहते हैं कि शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। तो सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और अपना उनका समुचित विकास यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से भी हरी भरी और सज्ज हो। आगे वह कहते हैं चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। तो कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होती रहे, लेकिन मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे, परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए न करे। तो देखिए उनका कहना है कि विज्ञान का जो उपयोग है, इस्तेमाल जो है, तो वह अच्छे कार्य के लिए ही करे। जैसे चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर वह सफलतापूर्वक पहुँचे, विज्ञान से वह निरंतर प्रगति करे और इस प्रकार से अच्छे कामों के लिए, यानी विध्वंसक कार्य के लिए नहीं, तो एक प्रकार से प्रगति के लिए वह विज्ञान का इस्तेमाल करे। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। तो देखिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो, ऐसी इच्छा यहाँ पर कवि ने व्यक्त की है। आगे वह कहते हैं प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बंद मन की गहराई मापता। तो हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। तो इस प्रकार से इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का व्यवहार हमें करना है। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो, हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करे। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने नैतिक मूल्य तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण तो है ही, इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़ यानी एक प्रकार से स्पर्धा जो है। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि विज्ञान का इस्तेमाल या विज्ञान का जो उपयोग जो है वह हम शस्त्र अस्त्रों का निर्माण करने में ही न लगाए, तो एक प्रकार से प्रगति करने में उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। शलाका यानी सलाई, मेधा बुद्धि, आंकना अंदाज लगाना, मूल्य बताना, पैमाना नाप तौल मापदंड, वसुधा आवृत्त ढका लौटाया हुआ, और वसुधा धरती अवनी धरा। सूचना के अनुसार आपको कृतियाँ करने के लिए कहा, कवि की अपेक्षाएं क्या क्या हैं ये यहाँ पर आपको लिखने हैं। और मेधा की ऊंचाई नापेगा कौन, तो हम सब मिलकर करें, क्या करें, तो ये यहाँ आपको जवाब लिखने हैं। धरती का आंगन इनसे महके, तो किन से महके, धरती का श्रृंगार इनसे होगा, किन से होगा। मानव अंतरिक्ष यान में यहाँ पहुँचा है, कहाँ कहाँ पहुँचा है ये आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद भाषा बिंदु जो है, तो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं तथा उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे शरीर यानी तन है, मनुष्य, मानव, पृथ्वी,
धरा जो भी हैं और अन्य शब्द, तो वह आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं और उन शब्दों का आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे सर्वनाम यानी मैं, हम, तू, तुम, ये जो है ये सर्वनाम है, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के बदले जो आते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे आपको उपयोजित लेखन के लिए विषय दिया गया है। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखने के लिए आपको कहा गया है। और इस कविता से आपने क्या समझा, मैंने समझा, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और स्वयं अध्ययन के लिए प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करनी है आपको और विशेष कलाकृतियों की सूची भी आपको बनानी है। तो शिल्पकला संबंधी जानकारी आप यहाँ ढूंढ सकते हो अंतर्जाल से यानी नेट से, और फिर उसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर और भी शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को भी आप देख सकते हो। शिल्पकला यानी हस्तकौशल जो है, तो यहाँ पर जो है आपको सवाल भी स्वमत अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है। विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। तो आज मनुष्य विनाश के कगार पर खड़ा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आज वह भयानक और कठिन से कठिन अस्त्र शस्त्रों की होड़ में लगा है। यानी किसी देश ने अगर कोई अस्त्र शस्त्र बनाए तो उनसे बढ़कर अस्त्र शस्त्र बनाने में दूसरा देश लग जाता है, और किस प्रकार से वह उसे आगे बढ़े, तो इस प्रकार की होड़ जो है वह इन देशों में लगी हुई है। तो अपनी अपार शक्ति का परिचय देने के लिए अणुबम, परमाणु बम आदि बना रहा है। विश्व के अनेक शक्तिशाली राष्ट्र एक दूसरे पर और निर्बल राष्ट्रों को अपने अधीन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसलिए आज विश्व शांति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विश्व शांति कैसे स्थापित हो, यह एक विचारणीय प्रश्न हो गया है। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है भाईचारे की भावना। भाईचारा, मेल मिलाप की भावना और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति की दिशा में महान कदम और सार्थक कार्य होगा। परस्पर दुख सुख की भावना और कल्याण की भावना विश्व शांति के लिए ठोस कदम होगा। तो इस प्रकार से हमें विचार करना होगा। विश्व शांति यानी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में किस प्रकार से शांति प्रस्थापित हो सके, तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, न कि एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे पर कब्जा करने में। तो ये जो विचार हैं, इन विचारों को हमें एक प्रकार से मोड़ दे देना है और एक दूसरे के प्रति प्रेम, सदाचार, भाईचारे की भावना से हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे के कल्याण और हित के बारे में सोचते हुए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। आगे आपको और विषय दिया है, छाते की आत्मकथा, इस विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए, निबंध लिखते समय अगर आपको कोई आत्मकथन पर विषय दिया जाता है तो उस समय आपको यह कल्पना करनी होती है कि जैसे कि वह चीज़ जो है वह खुद बोल रही है और अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में वह बता रही है। तो यहाँ पर जैसे छाता, तो जैसे शुरुआत आपको करनी होगी, मैं एक छाता हूँ, और यह करते हुए उसके अनुभव जो है, उसका जीवन चरित्र जो है वह अपने मुंह से हमारे सामने रखता है। तो आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ, इस प्रकार से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो देखेंगे हम यह निबंध किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप अपने मन से उसे लिख सकते हैं, खाली यहाँ आपको यह एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है। मैं एक छाता हूँ, आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ। मेरा जन्म दिल्ली के एक कारखाने में हुआ था। कई कारीगरों ने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया था। जब मैं बनकर तैयार हुआ, मेरा रंग रूप देखने लायक था। मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भी थे। कुछ रंग बिरंगी थे,
कुछ केवल एक रंग के। हम सबको लाकर एक दुकान में कांच की अलमारी में सजा दिया गया। कुछ दिन बाद वहीं बैठे बैठे मैंने बड़ी तेज गड़गड़ाहट सुनी। घने बादल घिर आए, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय एक लड़की दुकान में आई। दुकानदार ने उसके कहने पर मुझे और कई साथियों को खोलकर दिखाया। उसे मेरा रंग पसंद आया और उसने मुझे खरीद लिया। लड़की मुझे लेकर बाहर आई ही थी कि आसमान से पानी की बूंदें बरसने लगी। उसने मुझे खोलकर अपने सिर पर तान लिया। बारिश अभी भी हो रही थी, पर वह नहीं भीग रही थी। लड़की बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं उसे खुशी दे सका था। लड़की मेरी बहुत देखभाल करती थी, सदा अपने साथ अपने बैग में रखती है। जहाँ भी जाती है मुझे साथ लेकर जाती है। मैं अपनी स्थिति से एकदम संतुष्ट हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था, मैं उसे पूरा जो कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। और जो भी स्वाध्याय के लिए आपको सवाल दिए गए हैं, जैसे समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं आपको उदाहरण के तौर पर, लेकिन इन्हीं का आपको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, अपने मन से वाक्य में प्रयोग करना है। सर्वनाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उस प्रकार से मैं है तो मैं कल महाबलेश्वर जाऊँगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मैं जैसे मैं कल पढ़ाई करूँगा। तो इस प्रकार से आप दूसरा वाक्य में प्रयोग करके लिख सकते हैं। इसी वाक्य को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने मन से आपको लिखना है। और सभी ने स्वाध्याय जो है वह पूर्ण करते हुए व्हाट्सएप पे भेजना है।